तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है जो हमने मैथ रीजनिंग की T20 सीरीज चालू की थी। तो T20 सीरीज का दूसरा वीडियो हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। आपको आपकी एग्जाम डेट पता चल चुकी है। 7 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और शुरुआत में जो महिला कार्यकर्ता हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनका एग्जाम 7 और 8 तारीख में है। उन लोगों का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। बाकी लोगों का एडमिट कार्ड एक आध दो दिन में डल जाएगा, ठीक है ना। और ये एग्जाम आपका 1 महीने लगातार चलने वाला है, यानी कि आप मान सकते हैं कि 10 अप्रैल तक भी आपका एग्जाम जा सकता है, क्योंकि 15 अप्रैल से वर्ग 2 का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। सारी प्रारूप आपको बता दिया है। इससे पहले वीडियो बना करके ऑलरेडी बता चुके हैं भैया, जब एडमिट कार्ड आया था सब कुछ आपको बता दिया था। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये 6 लाख फॉर्म देख करके ये सब भी आपको बता चुके हैं। आप लोग जा करके देख लेना तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अब बता दें, आपके एग्जाम में 20 नंबर का मिला करके मैथ और रीजनिंग आने वाला है। 20 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा, इसीलिए हमने ये T20 सीरीज शुरू की है। गणित और रीजनिंग की टेंशन जिससे कि आपकी खत्म हो जाए। और ये गणित और रीजनिंग आपकी सामान्य ज्ञान के अंदर ही आएगी। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक क्षमता जो आपका सब्जेक्ट है उसमें ही आएगी, ठीक है। और आज दोपहर में सामान्य ज्ञान और तार्किक क्षमता का जो हम अभी आपका वो लेकर के आ रहे थे टॉप 300 की जो मैराथन लेकर के आ रहे हैं, सुपर मैराथन, उसमें आज सामान्य ज्ञान और तार्किक क्षमता का नंबर है, जिसमें हम सभी योजनाएं कवर करेंगे, महत्वपूर्ण अधिनियम कवर करेंगे, कंप्यूटर के प्रश्न कवर करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आज आपको मिलने वाली हैं। उसमें ही ये मैथ रीजनिंग आता है, तो मैथ रीजनिंग को आज हमने सुबह यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और अगली वीडियो आपकी सामान्य ज्ञान की आएगी, जो कि आज दोपहर में आ जाएगी, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो आएँ वो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें और आपको नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना है। चलिए, अब क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले बता दें भाई, जिन लोगों को बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है और बहुत परेशान है कि सर एग्जाम डेट आगे बढ़ गई है और अब हमारा मन हो रहा है कि सर हम तैयारी कर लें, कैसे भी बस कुछ मटेरियल मिल जाए कि हमारी तैयारी अच्छे से हो जाए, तो वो लोग 10 प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट ब्रह्मास्त्र और सुपर मैराथन, ये सारी चीज़ें एक साथ मात्र 199 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में आग है सिलेक्शन लेने की, इन 6 लाख लोगों से आगे निकलना है, तो भाई आप ये 199 वाला प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट थ्योरी पैकेज जरूर ले लेना। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो भी गई है, फिर भी आपके नंबर कम आ रहे हैं, फिर भी आप इसको जरूर ले लेना, ठीक है। इसको लेने के बाद में आप आराम से अपने नंबर को 15 से 20 नंबर तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप में दम है 7 से 8 घंटे पढ़ने का, तो आप 5 से 6 दिन में भी इसको कवर करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा, कंप्लीट ब्रह्मास्त्र भी हो जाएगा और पूरा टॉप 100 की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। तो कंप्लीट तैयारी आपको 199 में मिल जाएगी। बस हाँ, इसमें मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर मेहनत करने की क्षमता नहीं हो, 6 से 7 घंटे पढ़ने की क्षमता नहीं हो, तो मत लेना भैया, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये 199 वाला ले लीजिए, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है तो, ठीक है। बाकी जिसको केवल थ्योरी चाहिए चारों सब्जेक्ट की, वो 128 में अपना जो है कंप्लीट थ्योरी ले सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की तैयारी अच्छी खासी हो गई, टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो वो केवल प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। 10-10 प्रैक्टिस सेट आप लोग ले सकते हैं। वो प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 129 रुपये में उपलब्ध रहेंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर भी आपको ब्रह्मास्त्र की सारी पीडीएफ मिलेगी और टॉप 100 की सारी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। तो जो भी आपको चाहिए, आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा है, इस पर पेमेंट करके उतना पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। देखिए, ये रहा व्हाट्सएप नंबर 7052547003। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, क्योंकि समय आपका जो बचा है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। पुराने लोग अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो उन लोगों को मात्र 49 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है 128 वाला, वो लोग अगर प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो 49 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तुरंत आपको प्रैक्टिस सेट सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट तो जरूर ले लीजिए सब लोग, जिनकी तैयारी हो चुकी है वो भी और जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो भी, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट में ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में छपे मिलेंगे, और वही वो प्रश्न होंगे जो 15 से 20 नंबर आपके बढ़ाएंगे। और आप अगर 5 नंबर भी दूसरों से आगे निकल गए तो यही 5 नंबर आपका फाइनल सिलेक्शन करवाने वाले हैं, क्योंकि 130 135 तक लगभग सब लोग पहुंच जाएंगे जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी होगी। कंपटीशन इस 140 के आसपास, 140 से आगे होने वाला है, ठीक है। चलिए, अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरुआत में रीजनिंग रहेगी, अच्छे से समझते हुए चलना, बातों को फॉलो करना, एक एक चीज़ आपके समझ में आएगी। भले ही आपने पहले रीजनिंग पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, कोई समस्या वाली बात नहीं है।
चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका कथन और निष्कर्ष वाला है, आइए पढ़ लेते हैं। कुछ फोटो फ्रेम है, जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे बनाते चलना है। कह रहा है कुछ फोटो फ्रेम है, ठीक है सर, ये फोटो का हमने बना दिया, फोटो को FO लिख दिया। कुछ फोटो फ्रेम है, फ्रेम का हम FR लिख देंगे। कुछ की बात की जा रही है तो थोड़ा सा अटैच करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे FR। तो कुछ फोटो फ्रेम हो गए, ठीक है सर। सभी फ्रेम गुलाब हैं, जितने ये फ्रेम है ना, ये सारे के सारे फ्रेम क्या हैं, गुलाब हैं, ठीक है। तो इनको गुलाब के अंदर बंद कर दो, गुलाब को हम गुलाब लिख देते हैं, लोग गुलाब लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद में कुछ गुलाब इमारतें हैं, तो इमारतों, जो गुलाब का कुछ हिस्सा है ना वो इमारतों में है, तो कुछ गुलाब इमारतें हैं, इस तरह से इमारतें बन जाएंगी। आगे समझ में। अब चलो अब देख लेते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष कह रहा है कुछ फोटो इमारतें हैं, आइए देख लेते हैं। क्या कुछ फोटो इमारतें हैं? नहीं सर, फोटो तो इतना दूर है, इमारतें इतनी दूर हैं, कहीं पर कोई भी टच नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ फोटो इमारतें नहीं होंगी। और आपका जो पहला नंबर का निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी गुलाब फ्रेम हैं, क्या सभी गुलाब फ्रेम के अंदर आ रहे हैं? नहीं सर, सभी गुलाब फ्रेम के अंदर नहीं आ रहे हैं, सारा का सारा फ्रेम जो है वो गुलाब के अंदर आ रहा है, उल्टा कर रखा है इन्हें, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया है जिसमें दोनों निष्कर्ष गलत बताए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में? फिर से समझा दें, जल्दी जल्दी समझा देते हैं एक बार, ठीक है। क्या कह रहा है? कुछ फोटो फ्रेम है, ठीक है सर, तो कुछ फोटो हमने क्या कर दिया, फ्रेम में डाल दिया, ओके। सभी फ्रेम गुलाब हैं, सारे के सारे फ्रेम जो हैं वो गुलाब में आ गए, ओके। कुछ गुलाब इमारतें हैं, तो गुलाब का कुछ पार्ट इमारतें हैं, तो इमारतें हमने यहाँ पर लिख दिया। निष्कर्ष पर आए, कुछ फोटो इमारतें हैं, क्या फोटो और इमारतें कहीं पर कोई टचमेंट हो रहा है? कुछ भी टच नहीं हो रहा है, गलत, ऑप्शन नंबर एक गलत। सभी फ्रेम गुलाब हैं, सभी गुलाब फ्रेम हैं, क्या सभी गुलाब फ्रेम के अंदर आ रहे हैं? क्या नहीं, उल्टा है, बल्कि सभी फ्रेम जो है वो गुलाब हैं, तो सभी गुलाब फ्रेम के अंदर नहीं आ रहे हैं, यानी ये भी गलत, दोनों ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये भी आपका कथन निष्कर्ष का आ गया। दो प्रश्न हमने कथन निष्कर्ष के रखे हैं, जिससे कि एकदम अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद में रीजनिंग के और प्रश्न मिलेंगे। चलिए, सभी पक्षी तोते हैं, तो पहले हम पक्षी बना लेते हैं, पक्षी को पा लिखते हैं, सभी पक्षी तोते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे पक्षी तोते के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सभी तोते किसान हैं, तो सारे के सारे तोते किसके अंदर आएंगे, किसान के अंदर आ जाएंगे। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं, निष्कर्ष देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ किसान पक्षी हैं, क्या कुछ किसान पक्षी हैं? हाँ सर, पक्षी, ये वाला पार्ट जो है ना किसान का, वो पक्षी में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा देखिए, कुछ तोते भी पक्षी हैं, हाँ सर, ये जो तोते हैं ये पक्षी के अंदर थोड़ा थोड़ा टच हो रहे हैं। अगर कुछ की बात आ रही है, यानी कि थोड़ा बहुत तो टच हो रहे हैं ना, तो कुछ वाला जो पोर्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया, एक और दो दोनों ऑप्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, हम एकदम कन्फ्यूजन आपका क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। देखिए, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। सभी पक्षी तोते हैं, ओके सर, तोते में आ गए। सारे के सारे तोते जो हैं वो किसान हैं, एक मिनट, सारे के सारे तोते क्या हैं, किसान हैं। तो चलिए फिर से बना लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हमने खींच लिया था, नीचे आ गया था। तो सभी पक्षी तोते हैं, ठीक है, सारे के सारे तोते किसान हैं, लो किसान में कर दिया। अब सीधे चलेंगे निष्कर्ष, कुछ किसान पक्षी हैं, हाँ सर, इतने जो किसान हैं वो पक्षी हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कुछ तोते पक्षी हैं, हाँ सर, इतने जो तोते हैं वो यह पक्षी से टच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर दो भी सही हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जिसमें कहा गया दोनों के दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया है, देखो तीसरे नंबर में कह रहे हैं कि 44*75 को हम 7454 लिख रहे हैं। उसके बाद में 83*74 को हम 7348 लिख रहे हैं। 55*48 को हम 4585 लिख रहे हैं। तो इसी कूट भाषा में 14*45 को कैसे लिखेंगे, आइए समझ लेते हैं कि क्या किया इन्होंने। आपने सॉल्व कर लिया क्या? अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, लेकिन सर सॉल्व कैसे किया है ये तो बता दीजिए। तो चलो लिख लेते हैं। देखो इसमें कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पर डबल चार्ट दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी डबल चार्ट दिख रहे हैं, तो इससे अपना नहीं निकल पाएगा कि भाई इस चार को क्या किया है। ऐसी संख्या देखिए जिसमें चारों चीज़ें अलग अलग हों, तो ये ऑप्शन नंबर जो दूसरा दे रहे हैं ना, दूसरा जो पार्ट दिया है इसमें सब कुछ चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं, तो इसी को पकड़ो पहले। इसमें क्या दिया है, 83*74, इसको लिख रहे हैं 7348। अब देख लो, ऐसा सवाल कहीं पर भी आपको देखने को मिले तो सीधे सीधे ABCD में बांट लो, A B
सी डी। जब हमने इसको ए बी सी डी में बांट लिया, अब यहाँ पर पैटर्न मैच करके देखिए कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने इसको कैसे लिखा है, यहाँ पर 7 है यानी सबसे पहले इन्होंने सी को लिखा है, फिर यहाँ पर 3 है यानी उसके बाद में इन्होंने बी लिखा है तो सी बी, उसके बाद में 4 है यानी डी लिखा है तो सी बी डी, उसके बाद में 8 लिखा है यानी ए। तो ये पैटर्न बना रहे हैं, ये सी बी डी ए का पैटर्न बना रहे हैं। अब जो क्वेश्चन में पूछा है उसका भी अपन पैटर्न सी बी डी ए में लिख देंगे। तो ध्यान रखना सी बी डी ए, सी बी डी ए। अब चलो पूछा क्या है 1445, तो 14 स्टार 45 को हम कैसे लिखेंगे, या इन्होंने कहा है इसको भी ए बी सी डी कर लो, ए बी सी डी। ठीक है, हमको बनाना क्या है सी बी डी ए। तो सबसे पहले सी लिखेंगे, सी क्या है 4 है, फिर लिखेंगे बी, बी क्या है 4 है, उसके बाद में डी, डी क्या है 5 है, और ए क्या है 1 है। तो 44 51 जहाँ पर होगा वो अपना आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। थोड़े से प्रश्न जो है वो कठिन है, स्टार मार्क कर लेना ऐसे प्रश्नों पर। हो सकता है आपसे कठिन पेपर आपके सामने आ जाए, तो परेशान नहीं होना है, उसको अच्छे से शांत मन से शांत दिमाग से सॉल्व करना है। आया समझ में? क्या क्या किया था हमने, जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले ये ढूंढो कि चारों में कौन से चारों अलग लेटर हैं। तो चारों में देखेंगे तो 8374 यही चारों अलग लेटर हैं। बाकी सब में देखें तो इसमें 55 दो बार आ रहा है, 55 दो बार आ रहा है, तो नहीं पता कर पाएंगे। 44 दो बार आ रहा है, नहीं पता चल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक हमने ऐसा ऑप्शन देखा जिसमें अलग अलग चारों चीज़ें आ रही हों, फिर हमने इसको ए बी सी डी में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में जैसा यहाँ पर लिखा था वैसा हमने लिख दिया। उसके बाद हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी 44 51 आ गया। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। चलिए, ये आ गया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला। इससे पहले भी डिस्टेंस डायरेक्शन का एक क्वेश्चन करा चुके थे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप। पहले शैलेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? अब देखो, आपसे दूरी पूछ रहे हैं। अगर दिशा पूछ रहे होते तो इन दूरियों का कोई मतलब नहीं रहता, पर दिशा नहीं पूछी आपसे, आपसे एग्जैक्ट दूरी पूछी है। क्या आपने सॉल्व कर लिया? अब चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर सॉल्व कराते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो, आपको ये तो पता है दिशा दिशा क्या होती है, ये रही दिशा। ठीक है, ये उत्तर हो गया। खैर उत्तर पूरब का तो इसमें मतलब ही नहीं है हाँ ये उत्तर है। चलो उत्तर हो गया, इसके सामने दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। शैलेश जो है उसने यहाँ से चलना शुरू किया और 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ठीक है सर, चला दिया 4 किलोमीटर। फिर कह रहे हैं वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा दिया और 6 किलोमीटर चल गया। बाएं मुड़ाया, 6 किलोमीटर चलाया। उसके बाद क्या कह रहा है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी ये ऊपर की ओर चलेगा कितना 4 किलोमीटर। लो 4 किलोमीटर चल गया। अब कह रहे हैं कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर है, ये है। तो जब इसकी दूरी निकालना हो तो सीधे सीधे मिला देते हैं। देखो यहाँ से इसको सीधे ऐसे इसके साथ में मिला दो। अब यही दूरी आपको निकालनी है, कौन सी, ये जो हमने लाइन खींची है यही दूरी आपको निकालनी रहेगी। कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर आपका क्या काम करता है, पाइथागोरस काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये चीज़ नीचे आई हुई है, जो ये लाइन है, इसको इससे मिलाओ। इसकी मिलाने के लिए क्या करेंगे, डॉट 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 कर दो यहाँ पर। ठीक है, फिर इसको सामने मिला दो, ये लो सामने मिला दो। अब ये एक बड़ा सा त्रिभुज बन गया, आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ा सा त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, ये देखो ये वाला त्रिभुज। दूसरा कलर ले ले, ये ले लो, नीला ले लो, नीला ले ले, नीला ले लो। चलो, तो ये त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ये त्रिभुज बना है ये वाला, ये इसके बाद में त्रिभुज बन गया। ठीक है, बस इसी त्रिभुज का अपन को मान निकालना रहेगा। कैसे निकालेंगे, देखो ये 4 के सामने यहाँ पर 4 आएगा तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में ये 6 के सामने यहाँ पर 6 आएगा तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। अब ये बीच की दूरी आपको निकालनी रहेगी, कौन सी, ये वाली। यही तो दूरी आपसे पूछा, ये वाली, ये जो दूरी है यही तो पूछा है आपसे। चलो निकाल लेते हैं। 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 का वर्ग प्लस ये नीचे वाला जो है आधार, इस आधार का वर्ग करते हैं। आधार क्या है 6, तो 6 का वर्ग। 8 का वर्ग और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, इसको हटा दो। 8 और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 8 64 और 6 36। 8 और 6 दोनों को वर्ग हो गया 64 और 36, दोनों को जोड़ा तो निकल करके आ गया 100। बस इसी 100 का वर्गमूल अपन ले लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 निकल करके सही आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ये भी थोड़ा सा कठिन था। आज हमने जो आपका रीजनिंग है थोड़ी सी कठिन रखी है, मैथ थोड़ा सा सरल रखा है। समझ में आ गया कि दोबारा समझाएं? अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसको आप अगर नहीं समझ में आया हो तो पीछे करके देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 स्टार 4 1609 है,
5 स्टार 6 36 25 है, 1 स्टार 2 401 है, तो बताइए 4 स्टार 7 क्या होगा। आपसे कितनी बार कहा है, जब भी कभी ऐसा सवाल दिखाई दे तुरंत आपके दिमाग में स्क्वायर आना चाहिए। क्या स्क्वायर वाला काम कर रहे हैं? हाँ सर, देखो 4 के सामने सर 16 लिख रहे हैं, 3 का 9 लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर स्क्वायर वाला काम तो चल रहा है, लेकिन अल्टी पल्टी कर दिया है। कैसे? देखो 4 यहाँ पर लास्ट में है, यहाँ पर 4 के स्क्वायर को पहले लिख दिया है, 3 यहाँ पर स्टार्टिंग में है, तो 3 के स्क्वायर को बाद में लिख दिया है। तो बस ऐसा हम भी करेंगे। चेक करिए, क्या 5 में भी ऐसा है? हाँ सर, 5 का वर्ग 25 है, लेकिन ये पहले है तो इसको हमने पीछे लिख दिया है। 6 का वर्ग 36 होता है, ये बाद में, इसको पहले लिख दिया है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन ये बाद में, तो इसको पहले लिख दिया है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर पीछे लिख दिया है। तो यही हम भी कर देंगे। क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन इसको पीछे लिख देंगे, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसको आगे लिख देंगे। 49 16 अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले में 16 49 दिया है, गलत। दूसरे में 148 गलत। तीसरे में 74 गलत। जो आपका चौथा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा, जो कि है 49 16। ठीक है, तो वर्ग तो किया है, लेकिन इंटरचेंज कर दिया है। आगे वाले को पीछे पहुंचा दिया और पीछे वाले को आगे पहुंचा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? ए बी जेड वाई सी डी डब्ल्यू एक्स, इसी तरह से ई एफ भी यू, इसके आगे क्या होगा? ठीक है, तो इसमें पूरा अपन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसमें आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कहाँ कहाँ मैच कर रहा है। सर पहले पे जी आ रहा है, तो पहला अगर हम निकाल लेंगे, अगर पहला लेटर निकाल लेंगे तो ये कन्फर्म है कि 2 ऑप्शन आपके हट जाएंगे, क्योंकि एक में जी आ रहा है, एक में एच, फिर जी फिर एच। तो पहला लेटर निकालने से 2 ऑप्शन कट जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला लेटर निकालते हैं और 2 ऑप्शन काटते हैं। देखो ए के बाद में इन्होंने बी को छोड़ करके सी लिखा है। ठीक है, तो ए के बाद में अगर सी लिखा है, तो अपन भी ई के बाद में एक लेटर छोड़ करके क्या लिखेंगे? अगला लेटर लिखेंगे। तो ई के बाद में एफ आता है, एफ को छोड़ करके जी लिख देंगे, यानी कि हमारे आंसर का पहला लेटर जी होगा। तो एच वाले सारे कट जाएंगे। ये रहा, एक एच वाला ये है, एक एच वाला ये है, तो ये दोनों कट गए, यानी कि बी और डी कट गया। 2 ऑप्शन बचा है, ए और सी। अब चलिए अगले लेटर पर चलते हैं। दूसरा लेटर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों अलग है। देखो इसमें एच है और इसमें यू है। दूसरा निकाल लो। बी के बाद में सर डी लिख रहे हैं, तो बी के बाद में क्या किया है? बी के बाद में इन्होंने सी को छोड़ा और डी को लिख दिया है। ठीक है, हम भी ऐसा ही करेंगे। हमारे पास में क्या है? एफ है। एफ के बाद में हम जी छोड़ेंगे और एच लिख देंगे। तो देखो कहाँ पर एच लिख रहे हैं? सर जी के बाद में एच ऑप्शन नंबर ए में है। देखो एच लिखा है दूसरे नंबर पे, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर है। आया समझ में? फिर से समझा दें। देखिए हमको सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना रहेगा। 4 ऑप्शन है, 4 में अगर हम पहला लेटर निकाल लेते हैं तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले पहला लेटर निकालेंगे। यहाँ पर मैच कराइए। ए के बाद में सी लिखा है, यानी कि ए के बाद में इन्होंने बी छोड़ करके सी लिखा है, एक लेटर छोड़ करके। हम भी यही करेंगे। ई के बाद में एफ को छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे, यानी हमारे आंसर का पहला लेटर जी होना चाहिए। तो पहला लेटर जिसमें भी एच है वो दोनों कट जाएंगे। 2 ऑप्शन बचे। दूसरा लेटर निकालिए। बी के बाद में सर सी छोड़ करके डी लिखा है इन्होंने, तो हम भी एफ के बाद में जी छोड़ करके एच लिखेंगे। दूसरा लेटर एच केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 7वां नंबर देखिए। 3 के बाद में 5 लिख रहे हैं, 5 के बाद में 8 लिख रहे हैं, 8 के बाद में 13, 13 के बाद में 22। अब ये पैटर्न फॉलो कीजिए कि किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं। चलिए देखते हैं 3 के बाद में 5 कैसे आ सकता है। या तो 3 में 2 जोड़ दो, ठीक है, तो फिर 5 में क्या जोड़ोगे कि 8 आ जाए, 3 जोड़ दो। 8 में क्या जोड़ोगे कि 5 आ जाए, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो यहाँ पर 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 5 कैसे जोड़ दे रहे हैं बताइए। यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, तो ये कुछ समझ में पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। तो एक और क्या तरीका है कि आपका 6 आ सकता है 3 से। तो 3 में अगर हम 2 का गुणा करें तो 6 आ जाएगा, और 6 में से 1 घटा दें तो 5 आ जाएगा। हाँ सर, ये पैटर्न क्या आगे फॉलो कर रहा है? तो चलिए देख लेते हैं। अब 5 आ गया, इस 5 में 2 का गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 में से क्या घटाएं कि 8 आ जाए, 2 घटा दो 8 आ जाएगा। ठीक है सर। अब देखो 8 में 2 का गुणा करो, कितना आया? 16 आया। 16 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है। 13 में 2 का गुणा करो, कितना आया? 26। 26 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। यानी कि ये ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, 2 2 का गुणा कर रहे हैं और 1 2 3 4 घटा रहे हैं। तो अब 22 में 2 का गुणा करो, 22 में 2 का गुणा किया, कितना आ गया? 44 आ गया। अब क्या घटाएंगे? तो 44 में से अगली संख्या क्या आएगी? 5 आएगी। तो 44 में से जब 5 घटा देंगे तो 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सब में 2 का गुणा कर रहे हैं और क्रम से 1 2 3 4 5 घटाते जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो नीचे हमने लिख भी दिया, 2 का गुणा -1, 2 का गुणा -2, फिर 2 का गुणा -3, फिर 2 का गुणा -4, 2 का गुणा -5। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं 8वां देखिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, थोड़े से खतरनाक लगते हैं, लेकिन इसमें एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्याएँ लिखी हैं, जहाँ पर सबसे
सबसे ज़्यादा लेटर लिखे हैं बस उसी को फॉलो कर लो, उसी को पकड़ लो। देखो यहाँ पर 2 लेटर है, यहाँ पर 2 लेटर है, सर यहाँ पर 3 लेटर है, यानी कि इस 3 लेटर को फॉलो करो, इस 3 लेटर को पकड़ो। कौन सा 3 लेटर है? एम एन एल। अब जहाँ जहाँ पर एम एन और कोई भी संख्या कम पड़ रही है उसको पहले भर दो। एम एन एल भरना है हमको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एम है, एन है, तो एल भर दो। यहाँ पर क्या है? एम है, इसके बाद में एन आ जाएगा, यानी लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो एल और एन होने चाहिए। अब चलो देखते हैं कहाँ पर एल और एन है। ऑप्शन नंबर सी में ही एल और एन है और कहीं पर भी लास्ट के 2 लेटर एल और एन नहीं है, यही अपना आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसको भर करके देख लें तो चलिए देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो देखो इसमें क्या करेंगे? एल, एल के बीच में एक जगह छूटी हुई है, फिर यहाँ पर हम अगर के लिख देते हैं इस ऑप्शन के अनुसार, उसके बाद में फिर एम एन एल, फिर एक लेटर है यहाँ पर के भर देते हैं, फिर एम एन एल के एम एन, यानी कि ये किस तरह का लेटर फॉलो कर रहा है? एल के एम एन फॉलो कर रहा है। 4 में डिवाइड कर लोगे तब भी आ जाएगा। तो देखो एल के एम एन, एल के एम एन, एल के एम एन, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एल के एम एन का जो है पैटर्न चल रहा है, 4 में डिवाइड करके आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, आज दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, इसमें क्या कह रहा है? विजातीय चुनिए, यानी कि इनमें से कौन सा अलग होगा ये बताइए। लास्ट में आपको बताएंगे 20 में से आपके अगर कितने नंबर आएंगे तो आपका जो है लेवल अच्छा है। चलिए विजातीय चुनिए, इनमें से अलग चुनिए। देखो ए के बाद में जेड आ रहा है, यानी कि ए का उल्टा जेड होता है, आप सबको पता है ना। जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें अपोजिट वर्ण से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ए का उल्टा जेड होता है। अब देखो क्या सब में ऐसा चल रहा है? हाँ सर, एल का उल्टा ओ होता है, ई का उल्टा भी होता है, जी का उल्टा टी होता है, यानी कि शुरू के 2 लेटर तो समान है, तो शुरू के 2 लेटर आप हटा दीजिए, सब में हटा दो शुरू के 2 लेटर। अब लास्ट वाले में देखते हैं, क्या सी का उल्टा एक्स होता है? हाँ सर, सी का उल्टा तो एक्स होता है, बिल्कुल सही। क्या एम का उल्टा एन होता है? हाँ सर, एम का उल्टा एन भी होता है। क्या एफ का उल्टा यू होता है? हाँ सर, एफ का उल्टा यू होता है। लेकिन क्या एच का उल्टा आर होता है क्या? नहीं सर, एच का उल्टा आर नहीं होता, ठीक है। जो आर है ना, वो जो एच है वो एस का उल्टा होता है, यानी कि यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। पैटर्न क्या फॉलो कर रहा था? पैटर्न आपको समझ में आ गया। अपोजिट लेटर फॉलो कर रहे थे, सभी लेटर एक दूसरे के अपोजिट में दिए गए थे, लेकिन लास्ट वाले में ये आपका अपोजिट में नहीं दिया गया था, एच और आर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एस जो है वो एच का उल्टा होता है। आ गई बात समझ में? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए, कैसी लगी आज की रीजनिंग, है ना ठीक ठाक? हाँ भैया, अभी तक यही कह रहे सर सिंपल लेके आ रहे थे। नहीं भैया, सिंपल नहीं, अच्छे लेवल का भी लेके आएंगे, लेकिन इतनी हाई लेवल आपके में आएगी नहीं। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। लेकिन हम आपकी तैयारी हर लेवल की कराएंगे। चलिए भैया देखिए क्या कह रहा है, तार्किक क्रम में सजाइए, यानी कि एक क्रम में आपको सजाना है, चाहे तो यह छोटे से बड़े की ओर चलेगा या बड़े से छोटे की ओर चलेगा। अपन सबसे पहले ऑप्शन में रख करके काम चलाएंगे, ठीक है। सबसे छोटा इसमें देखिए क्या होगा? आयत, रेखा, त्रिभुज, बिंदु, कोण। सबसे छोटा बिंदु होगा। बिंदु क्या होता है? बिल्कुल एकदम बिंदी होती है, ये एकदम बिंदी कर दो तो ये हो जाएगा बिंदु, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में कोण आता है सर, ठीक है। नहीं, उसके बाद में रेखा आएगी। रेखा क्या होती है? एक लाइन खींच दो तो रेखा हो गई, ठीक है। 2 लाइन खींच दो तो कोण हो गया, हाँ सर। 3 लाइन खींच दो तो त्रिभुज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और 4 लाइन खींच दो तो आयत हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब चलो देखो फॉलो करके देखते हैं कि कौन सा इसमें से फॉलो कर रहा है। सबसे पहले अगर हम 4 लिखें, देखो ऑप्शन में 4 और 1 दिया गया है, तो सबसे पहले 4 लिखें, तो 4 पे क्या है? बिंदु, ठीक है। सबसे पहले हमने बिंदु लिख दिया, ओके। बिंदु के बाद में इन्होंने 2 लिखा है, यानी बिंदु के बाद में रेखा, हाँ सर ठीक है, बिंदु के बाद में रेखा आ जाएगी। रेखा के बाद में 3 लिखा है, यानी कि त्रिभुज आ जाएगा। ये देखो अगर ऑप्शन नंबर 1 की ओर चलते हैं, त्रिभुज आ जाएगा। तो एक बिंदु, फिर एक रेखा, फिर त्रिभुज कर दिया इन्होंने, ठीक है। त्रिभुज के बाद में कह रहे हैं कि आयत आ जाएगा, तो त्रिभुज के बाद में आयत आ जाएगा, तो कोण कहाँ गया भाई? कोण तो 2 रेखाओं से मिलकर बनता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने कहा, जो कि अपना आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने कहा है सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4। 4 मतलब कि एक बिंदु लिख दिया हमने, ठीक है, एक बिंदु बना दिया। बिंदु के बाद में 2 यानी एक रेखा हमने बना दी, ठीक है। रेखा के बाद में 5 यानी कि कोण बना दिया। इस तरह से कोण बन जाएगा, 2 रेखा को मिला करके कोण बन जाता है। तो बिंदु, एक रेखा, 2 रेखा, उसके बाद में कह रहे हैं त्रिभुज बना दो, 3 रेखा मिल करके त्रिभुज बन गया। उसके बाद में कह रहे हैं आयत बना दो, 4 रेखा बन करके आयत बन गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है? छोटे से लेकर के बड़े की ओर चले हैं। बिंदु मतलब 0, फिर उसके बाद में रेखा मतलब एक रेखा, फिर कोण मतलब 2 रेखा मिलकर के कोण बनाएंगी, फिर त्रिभुज लिखा, 3 रेखा मिलकर के त्रिभुज बनाएगा, फिर आयत लिखा, 4 रेखा मिलकर के आयत बनाएंगी, ठीक है। तो 1 2 0 1 2 3 4 का यहाँ पर पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
आगे बात समझ में? कैसी रही रीजनिंग बताओ, 10 में से किसकी कितने सही निकले रीजनिंग में? चलिए भाई मैथ की ओर चलते हैं। मैथ आपका हमने सिंपल रखा है भाई, एक चीज़ कठिन आएगी तो एक चीज़ सिंपल रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर पाता है इस सिंपल प्रश्न को। कह रहे हैं कि 200 के 2/5 के 50% का 40% क्या होगा। हमने आपको बता रखा है अगर परसेंट का चिन्ह हटाना है तो 100 का डिवाइड देना है, ठीक है। ये परसेंट का चिन्ह हट गया, 100 नीचे आ गया, काट लो इसको। तो 40% बराबर क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 यानी 2/5 हो जाएगा। ऐसे ही हम रख करके सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आपने कर लिया सॉल्व, आंसर देख लिया। ऑप्शन नंबर डी आंसर है 160। कैसे किया था देखिए, 2000 है, ठीक है सर 2000 है। 2000 का 2/5, 2/5 लिख दीजिए, ओके सर। का 50%, 50% का मतलब क्या है, 50 में 100 का डिवाइड देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 40% अभी बताया 2/5 हो जाता है, 2/5 लिख दिया। बस अब इसी को सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे देखो, 5 से इसको काटो, 5 चौक 20 तो 400 आ गया। फिर 5 से काटो, कितनी बार, 5×8 = 80 बार चला गया। 2 से काटो कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। तो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। रुको फिर से सॉल्व करो, कुछ भूल रहे हैं क्या, फिर से सॉल्व करो। देखो फिर से करते हैं, देखो देखो उसमें क्या है, बहुत घुचड़ मुचड़ हो गई थी। अब यहाँ पर सॉल्व करो, 2000 लिखा हमने, 2000 ओके सर। 2/5, 2/5 लिख दिया। फिर 1/2, 50% का मतलब 1/2। फिर 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, ठीक है। अब काटो, 2 से इसको काटो, 2 से काटो कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा, 100 बार जाएगा ना, 2 दाम में 20 नहीं 1000 बार जाएगा, ठीक है। 5 से काटो, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 200 बार गया। बच्चे 5 से काटो इसको, 5 चौक 20 तो 40 बार गया। अब हो जाएगा 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या कह रहा है, 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यानी 100 को जो विभाजित कर दे ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर के 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 100 को डिवाइड कर सकती हैं। अब आप बताइए, तो चलिए देख लेते हैं। देखो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जो 100 को डिवाइड करेंगी पूरी तरह से। ये रही वो संख्याएं, 1 से 100 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 2 से काटो 50 बार चला जाएगा, 4 से काटो 25 बार चला जाएगा। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो 100 को डिवाइड करती हैं। तो 1 से लेकर के 100 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 100 को पूरी तरह से भाग कर देती हैं, यानी शेषफल 0 आता है। तो वो ये संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10, 20, 25, 50, 100। ये इतनी संख्याएं हैं जिनका भाग अगर 100 में देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। यही कहा था कि इन सब का योग बता दीजिए, इन सब को जोड़ करके बता दीजिए। तो जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर डी 217। जोड़ करके देख लेना, सिंपल प्रश्न है। चलिए एवरेज वाला देख लीजिए। एवरेज का प्रश्न है, 5, 10, 15 तथा x का औसत 20 है तो x का मान बताइए। हमने आपको कितनी बार बताया है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यह आपका एवरेज होता है। तो चलो सबको जोड़ लो भाई, 5, 10, 15 प्लस x, कितनी संख्या है, 4 संख्या है तो 4 यहाँ पर लिख दिया। इन्होंने एवरेज निकाल के बता दिया कि 20 है एवरेज। अब आप x का मान बता दो। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 5 और 10 15, 15 और 15 30, यानी 30/4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 30 प्लस x/4 बराबर 20, ठीक है। अब कैंची का गुणा कर दो, 20 चौक 80, तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस x बराबर 80, ठीक है। अब x का मान निकालोगे तो ये 30 उस तरफ चला जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, x की वैल्यू 50 निकल करके आ जाएगी। सिंपल सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया है। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत आता है अभी, ठीक है ना। अभी एमपी टेट का एग्जाम हुआ था, 3-3, 4-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे, लोग एकदम दिमाग खराब हो गए, ये कैसा क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, चिन्ह का परिवर्तन कर देते हैं। बोलते भैया प्लस को अगर हम गुणा लिख दें, गुणा को अगर हम प्लस लिख दें, और भाग को अगर हम माइनस लिख दें, और माइनस को अगर भाग लिख दें, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा अपन लिखते जाएंगे। क्या आपने सॉल्व कर लिया, क्या आंसर आ गया? अगर आ गया हो तो आंसर लिख दीजिए, और नहीं तो हम तो सॉल्व करा रहे हैं। चलिए अब हम सॉल्व करके बता देते हैं। अब जैसा जैसा इन्होंने बोला पहले वैसा वैसा करके लिख लो। क्या कर रहे हैं, प्लस को हम गुणा लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस की जगह पर गुणा करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। प्लस की जगह पर गुणा रखेंगे, ऐसे लिख लो, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं, गुणा को हम प्लस लिखेंगे तो गुणा को प्लस लिखेंगे, भाग को हम माइनस लिखेंगे तो भाग को हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और माइनस को हम भाग लिखेंगे, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर हम भाग कर देंगे। चलो भैया 18 लिखा है, ठीक है। प्लस लिखा है तो प्लस नहीं लिखना, क्या लिखना है, गुणा लिखना है, ठीक है सर। 10 लिख दीजिए, जहाँ पर गुणा है वहाँ पर प्लस लिखिए। तो 10 लिखा है, 10 पे क्या कर देंगे, प्लस लिख देंगे 10, ठीक है सर।
उसके बाद में कह रहे हैं माइनस, माइनस नहीं लिखना है, माइनस की जगह पर क्या लिखना है, देखो माइनस के नीचे क्या है, ये रहा, माइनस की जगह पर भाग लिखना है, तो भाग लिख देंगे कितना 19, और भाग की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस लिख देंगे, -6। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो 18 दहम्मा 180, 180 में 10 को जोड़ेंगे तो 190 आ जाएगा। अब इस 190 में ये जो भाग का चिन्ह लगा है तो 19 का भाग देंगे, 19 दहम्मा 190, 10 माइनस ये 6 लगा है तो -6 कर देंगे, तो 4 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आगे समझ में, बस चिन्ह को परिवर्तित करना था और वहाँ पर लिखना था। ठीक है, फिर से कर दें क्या, देख लेना आप वीडियो पीछे करके देख लेना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्या मतलब रहेगा। ठीक है, सिंपल सा सॉल्व है, बॉड मास रूल्स लगाना है और जो इन्होंने बताया है वैसा चेंज करके देख लेना है। प्लस की जगह पर जो बोला वो लिख दो, माइनस की जगह पर जो बोला है वो लिख दो, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए 15 नंबर देखिए, देखो क्या कह रहा है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 56 है। देखो ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। इसमें क्या है, उस वर्ग की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 56 मीटर है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें सीधे आपका सूत्र लगेगा, बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण की लंबाई 56 है। सूत्र क्या होता है, अगर विकर्ण की लंबाई दी गई है तो क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 56 नहीं, यहाँ पर 28 कर लेना, 28। ठीक है, हम जब सॉल्व मतलब पीडीएफ देंगे तो आपको सही से करके देंगे। यहाँ पर 28 लिख देना। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 28 है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। तो बस यही यहाँ पर लिख दो, क्या करो, क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का वर्ग यानी 28 गुणा 28। ठीक है, तो एक बार इसको काटो, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 गुणा 28 जब करोगे तो जो आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को ही पूरा मिसप्रिंट कर दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन को इन्होंने क्या है, मिसप्रिंट कर दिया। इसको आपको बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना हो और विकर्ण दिया गया हो तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि 1/2 विकर्ण का वर्ग। ठीक है, ये सूत्र याद रखना, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। तो बस 1/2 लिख दो, विकर्ण लिखा हुआ है मान लीजिए 56 ही है तो 2 बार 56 लिख दो, और जब इस 56 को 2 से काटोगे तो 28 बार जाएगा, 28 गुणा 56 जब गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ये चारों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया ना, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला देखिए, बाकी आपको बता दें एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हैं। इसके अलावा एमपीएसआई जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स कंप्लीट हैं, एमपी आबकारी के नोट्स कंप्लीट हैं। जो भी नोट्स आपको चाहिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ये वाला देखिए, इसकी ट्रिक आपको बता रखी थी पहले भी हमने, 20/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद देय 40,960 रुपये का वर्तमान मूल्य बताइए। इसमें क्या किया है, मिश्र धन का मान आपको दे दिया है, टाइम आपको दे दिया है, दर आपको दे दी है, मूलधन आपसे पूछा है और कब, जबकि यह जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, इसकी ट्रिक आपको ऑलरेडी बता रखी है। चलिए फिर से आपको बता देते हैं इसको कैसे सॉल्व करना रहेगा। अब एक सूत्र तो आपको पता ही है, वही जो मिश्र धन वाला होता है, CI बराबर P1 + R/100 होल स्क्वायर n और माइनस में p। एक तो ये सूत्र होता है। ठीक है, लेकिन हमको इस वाले सूत्र से काम नहीं करना है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अपन क्या करेंगे, अपन वो वाला लगाएंगे 20/3 को जब हम 100 का डिवाइड दे करके भिन्न में बदल लेंगे। जैसे कि 20/3 है, ठीक है, परसेंटेज का अगर चिन्ह हटाना है तो 100 का गुणा करते हैं, लो 100 का गुणा कर दिया। अब काट लो, 20 0 से 0 गए और 2 से इसको काटेंगे 5 बार, तो ये क्या हो गया, 1/15 निकल करके आ गया। काट करके देख लेना आप, 0 से 0 गया, 2 से काटा 5, 5 का 3 में गुणा किया 15 हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर के ये जो 20/3 है, 100 का गुणा करने के बाद में 20/300 बन जाएगा। 0 से 0 उड़ाएंगे, 2 से इसको काटेंगे 15 आ जाएगा, 1/15 आ गया। अब जैसे ही आपका 1/15 आ गया तो ये हो जाएगा आपका मूलधन जिसे हम P लिखते हैं, और P में जब इसको जोड़ोगे तो बन जाएगा मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन। ठीक है, जब मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्रधन बन जाता है ना, तो वही काम यहाँ पर किया है। 15 में 1 जोड़ा 16 हो जाएगा। अब 3 बार बात की गई, क्यों 3 वर्ष की बात की गई तो 3 बार लिखेंगे अपन। तो 15 1 जोड़ा 16 हो गया, 15 1 जोड़ा 16 हो गया, 15 1 जोड़ा 16 हो गया, 3 बार होता है। ठीक है, अब इसका गुणा कर लो। जब आप 15 का 3 बार गुणा करेंगे तो 15 का क्यूब क्या होता है, 15 का क्यूब होता है 3375। ठीक है, 15 का 3 बार जब गुणा करेंगे तो 3375 आ जाएगा। 16 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 4096, ये 16 का क्यूब होता है। ठीक है, अब देखो अपन को क्या दिया था, अपन को मिश्रधन का मान दिया था, कितना दिया था 40,960, जबकि अपना मिश्रधन कितना निकल रहा है 4096। तो 4096 बराबर 40,960। ठीक है, अब जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा 40
96, इसको काटोगे तो एक बार जाएगा और साथ में जीरो लग जाएगा, तो 10 बार ये कट के आएगा, यानी एक की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ गई, 10 निकल करके आ गई। बस अब क्या पूछा है आपसे, वर्तमान मूल्य, यानी कि आपसे मूलधन पूछा है। मूलधन हमारा कितना है, 3375 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 3375 नहीं, एक जीरो बढ़ाना रहेगा, इस एक जीरो को यहाँ पर बढ़ा दीजिए तो 33,750 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, फिर से बता दें, देख लो फिर से। चक्रवृद्धि ब्याज जहाँ पर भी आपको सॉल्व करना हो, ये सबसे बेहतरीन ट्रिक होती है कि जो भी आपको दिया गई है दर, उसको 100 का डिवाइड दे करके कन्वर्ट कर लो। तो 20/3% दिया गया था, ठीक है, इसको हमने 100 में कन्वर्ट कर लिया तो ये हो गया 1/15। अब इस 1/15 के हिसाब से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, 15 एक जोड़ेंगे, जो ऊपर वाला है 1/15 किया था ना, 15 में एक जोड़ेंगे 16 आएगा, तो 15 सामने 16। 3 वर्ष की बात की गई है, 2 बार कर रहे तो 2 वर्ष, 3 वर्ष 3 वर्ष, 4 बार का है 4 वर्ष, ठीक है। तो 15/16 3 बार लिखेंगे, 15/16, फिर से 15/16, ठीक है। अब निकाल लो, 15 का क्यूब करेंगे 3375 निकल करके आएगा, ये हमारा मूलधन हो गया। 16 का क्यूब करेंगे 4096 निकल करके आएगा, ये हमारा मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया, ये हमारा पी हो गया। अब क्या है, अमाउंट हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 40,960, तो 4096 बराबर हो जाएगा 40,960, ठीक है। अब जब 4096 का डिवाइड 40,960 में देंगे तो ये आपका बनेगा 10। इसी तरह की संख्याएं दी गई होंगी जो आराम से कट जाएंगी और सिंपल आंसर लेकर के आएंगी। तो एक की वैल्यू 10 निकल करके आ गई। हमें मूलधन निकालना था, मूलधन हमारा इस अकॉर्डिंग 3375 आ रहा था, लेकिन 3375 नहीं करना है, यहां पर जब 10 गुना आ रहा है तो यहां भी हम 10 गुना करेंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे, 33,750 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आ जाएगा। इसी तरह से आपको जो है कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न हो, आपको इसी तरह से निकालना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, यहां से आपकी डीआई आ गई, जो कि है आपकी 3D डीआई, ठीक है। इसको देख करके लोग परेशान हो जाते हैं, अरे आज एग्जाम में 3D डीआई आई थी, 3 डायमेंशनल डीआई आई थी भैया, अरे बहुत खतरनाक डीआई आई थी। कुछ खतरनाक नहीं है, केवल नाम है बस 3D डीआई, क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, फिर सॉल्व करेंगे। कह रहा है रॉयल्टी पर खर्चा और पेपर कॉस्ट पर खर्चे के बीच में अनुपात क्या है। एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में एक मान लीजिए किताब बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी में ये खर्चा आता है, जो पेपर कॉस्ट है किताब बनाने का 25% है, बाइंडिंग अगर उसको करना है तो 20% खर्च आता है, रॉयल्टी का 15% आता है, प्रमोशन करने के लिए 10% खर्च करते हैं और प्रिंट करने के लिए 20% खर्च करते हैं, और कहीं पर भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए 10% खर्च करते हैं, ठीक है। अब यहीं पर देख लो, कह रहा है कि रॉयल्टी पर खर्चा कहाँ है, रॉयल्टी रॉयल्टी सर 15% है, ठीक है, और पेपर कॉस्ट पर खर्चा कितना है, 25% है। तो इन दोनों के बीच में कह रहे हैं कि अनुपात बता दो, तो काट दो, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 3:5 जहां पर होगा वही अपना आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, अगला प्रश्न देखो, इसी वाले पर है। क्या पूछ रहा है, यदि कंपनी का कुल खर्चा 50,000 है, अब इन्होंने बता रखा है भाई कंपनी का खर्चा हम बता रहे हैं 50,000 रुपए है, तो बाइंडिंग का खर्चा और प्रिंटिंग का खर्चा मिला करके कितने रुपए खर्च हो गए हैं, ठीक है। इन्होंने बता रखा है टोटल कॉस्ट 100% की वैल्यू इन्होंने बता रखी कितनी, 50,000 रुपए है, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, और चाहो तो इसको पूरा दोनों ऐड करके कर लो। चलो हम पहले क्या करेंगे, दोनों का खर्चा पूछा ना तो दोनों ऐड कर लीजिए। बाइंडिंग का खर्चा 20%, प्रिंटिंग का खर्चा 20%, यानी कि टोटल 40% खर्चा हो रहा है दोनों को मिला करके। तो बस अपन 50,000 का 40% निकाल लो, अपना आंसर आ जाएगा। लो निकाल लो भैया, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 40 पंचे 200 होता है, यानी कि टोटल 20,000 रुपये जो खर्चा है वो इन दोनों पर पड़ रहा है, किस पर, बाइंडिंग पर और प्रिंटिंग पर। आगे समझ में, दोनों को जोड़ लो, 40% आ गया, बस 50,000 का 40% निकाल लो, वही अपना आंसर हो जाएगा। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग निकालते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दोनों का बताइए, तो दोनों का हमने निकाल लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न कह रहे हैं कि प्रमोशन का खर्चा प्रिंटिंग और बाइंडिंग के खर्चे का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि पूरी अपन को पैसा नहीं दिया कि कितना कंपनी खर्च करती है, केवल एक ही सवाल में दिया था कंपनी का पैसा। अब वो पैसा यहाँ पर अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे बोला भैया ये परसेंटेज में ही निकाल करके बता दो कि प्रमोशन का जो खर्चा है वो बाइंडिंग और प्रिंटिंग के खर्चे का कितना % है। अभी अपन ने बाइंडिंग और प्रिंटिंग का खर्चा निकाला था, कितना निकला था, 40 निकला था, ठीक है। और पूछ किसका रहे, प्रमोशन का कितना खर्च होता है, 10, तो बस 10/40 गुणा 100 कर लो, निकल करके आ जाएगा। ये लो 1/4 का मतलब होता है 4 का भाग 100 में दोगे तो 25% निकल करके आ जाएगा। आइए देखते हैं कहाँ पर 25% दिया है, आपके ऑप्शन नंबर ए में 25% दिया है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है,
पेपर कॉस्ट के वर्ग का 10% कितना होगा। अब देखो पेपर कॉस्ट का वर्ग कितना है, ये रहा 25 है, 25 का वर्ग 625 होता है। 625 का 10% निकालने की बात की गई है। तो 10% जब हम निकालेंगे तो क्या करते हैं, बस एक जीरो मतलब एक बिंदी के मतलब एक जो अंक होता है उस अंक के बाद हम दशमलव लगा दो तो 62.5% जो है निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। भाई 625 का 10% तो निकाल सकते हो ना, 625 गुणा 10/100 जब सॉल्व करोगे तो 62.5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 20 में से आपके कितने नंबर आए वो आपको बताना है। साथ ही साथ में जिसके भी नंबर अगर 12 या 13 नंबर अगर आ रहे हैं तो आप अच्छे लेवल पर हैं, क्योंकि रीजनिंग जो है वो इसमें जो रीजनिंग हमने कराई है वो अच्छे लेवल की रीजनिंग थी। मैथ मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा कठिन भी था, थोड़ा सा सरल था, लेकिन जो रीजनिंग थी वो आपकी मॉडरेट लेवल की थी, यानी कि थोड़ी सी कठिन रीजनिंग आज हमने रखी थी। ठीक है, चलिए ये सामान्य ज्ञान का फर्स्ट पार्ट है। सामान्य ज्ञान के अंदर ही आपकी रीजनिंग और मैथ आता है। तो रीजनिंग मैथ तो हमने करा दिया है। अब इसके बाद आपके 150 प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, किसके, केवल सामान्य ज्ञान के, जिसमें हम कवर करेंगे क्या क्या, सारे एक्ट कवर करेंगे, सारी योजनाएं, कंप्यूटर, शारीरिक ज्ञान, ये सब हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी 3 से 4 बजे के बीच में आ जाएगी, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इसीलिए आपसे क्या रखा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, वहां पर हम तुरंत बता देते हैं कि अगली वीडियो कितने बजे आने वाली है। ठीक है, बाकी फेसबुक पेज किसने नहीं ज्वाइन किया भैया, फेसबुक पेज जरूर ज्वाइन कर लो। क्यों, क्योंकि वहां पर हम डेली एक एक दो 3 आर्टिकल डालते रहते हैं। जैसे कल हमने पंचवर्षीय योजनाओं के आर्टिकल डाला था, पूरी पंचवर्षीय योजना उसमें हमने बता रखी है लिख करके। ठीक है ना, तो सक्सेस जंक्शन के नाम से ही है, चैनल का नाम आप डाल करके फेसबुक पर सर्च करना, आपके सामने कई सारे खुल करके आ जाएंगे। तो जिस पर 1.1 के सब्सक्राइबर हैं, यानी 1100 सब्सक्राइबर है, 1200 हो गए होंगे 1.2 के, और सिल्वर प्ले बटन उसकी प्रोफाइल पर लगा है, वही अपना चैनल है, सक्सेस जंक्शन के नाम से है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर डेली हम आर्टिकल्स वगैरह डालते रहते हैं, जो भी नए आर्टिकल्स आते हैं। मान लीजिए कल हमने आज जो है पंचवर्षीय योजना पर डाल दिया है, कल हमने टीकाकरण पर डाल दिया था, ICMR पर हमने उसमें पूरा बता कर डाला कि ICMR की स्थापना कब हुई, इसका नाम परिवर्तन कब हुआ, कब कब की स्थापना वगैरह सब कुछ वहां पर डाला हुआ। ठीक है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको शेयर जरूर कर देना भाई, वीडियो पसंद आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। और बहुत जल्द ही आबकारी की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं और एमपीटेट वर्ग 3 की भी क्लासेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।